नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमने व्याकरण से रिलेटेड शिक्षण विधियों का अध्ययन कर लिया था और उसके बाद में हमने गद्य शिक्षण से रिलेटेड शिक्षण विधियों का भी अध्ययन हम कर चुके थे। अब अपने पास में जैसे गद्य शिक्षण के अंतर्गत हमने पढ़ी थी कल, जो हमारी पिछली क्लास थी, उसमें प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, कोश विधि, वाक्य प्रयोग विधि, व्युत्पत्ति विधि तथा तुलना विधि तक हमने अध्ययन कर दिया था। अब हमारे पास में है अंतः कथा विधि या प्रसंग विधि का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए मित्रों, ये जो विधियां हैं इनसे रिलेटेड आपके एक या दो प्रश्न आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ये देखिए अंतः कथा विधि या प्रसंग विधि, ये जो भी आपके लिए मटेरियल एक्सक्यूज मी, आपके लिए जो भी मटेरियल लेकर के आया जा रहा है वह अलग अलग जगह से आपके लिए लाया जा रहा है। अतः आप इसको ध्यान से पढ़ें, सुने और इनसे रिलेटेड आप जो भी कार्य करेंगे तो आपके इनसे रिलेटेड आपके सारे जो भी आपके जितने भी प्रश्न होंगे वे अपने आप ही ठीक होने वाले हैं। देखिए, अंत्य कथा या विधि या प्रसंग विधि हम किसे कहेंगे? संस्कृत पाठ विषय सामग्री में ऐसे कई वाक्यांश आते हैं, ऐसे बहुत सारे वाक्यांश आएंगे। ये देखिए, ऐसे कई वाक्यांश आते हैं, कुछ ऐतिहासिक, कुछ पौराणिक और कुछ भौगोलिक होते हैं, कुछ छुपे हुए होते हैं, जिनका प्रसंग विधि या अंत्य कथा विधि के द्वारा व्याख्यान की जानी चाहिए। यथा गंगा नाम है भागीरथी अपि अस्ति। तो ये क्या है? गंगा का नाम भागीरथी है और गंगा का नाम भागीरथी क्यों पड़ा, इसकी पूरी फिर कहानी हमको इसके माध्यम से कहानी कह करके हमको समझाना पड़ेगा। अतः भागीरथी इति शब्दार्थ है इति इयम है कथा वर्णितम भवति। राजा सागरे एकोने शतम यज्ञान अंत तिष्ठते। राजा ने एकोन शतम 1000 उन्होंने एकोन शतम 1000 यज्ञ इत्यादि किए और यज्ञ से किस प्रकार से शतक्रतुम इंद्र इत्यादि को जीतते हुए वे किस तरह से धरती को गंगा को धरती पर लेकर के आए थे, उसकी पूरी कथा का वर्णन इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट अपने पास में है प्रवचन या कथन विधि। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है प्रवचन या कथन विधि है। देखिए, बस इनके केवल अपन को ये पता होना चाहिए कि हमको इसका तरीका क्या है, ठीक है ना। बाकी इसमें अपन को कोई बहुत ही मोटे विषयों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विधि में अध्यापक के द्वारा विषय प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। छात्र जिसके प्रभावपूर्ण तरीके से विषय को प्रस्तुत करता है और शिक्षण उतना ही सफल होता है जिस प्रकार श्रवण कला है और उसी प्रकार प्रस्तुतिकरण भी एक कला है। देखो, प्रवचन या कथन विधि मतलब इसमें क्या होता है कि शिक्षण केवल अपने प्रवचन के द्वारा ही सब बातों को समझाता है। देखो, इस विधि के द्वारा विषय प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। अध्यापक जिसके प्रभावपूर्ण तरीके से विषय को प्रस्तुत करता है वही क्या होती है? प्रस्तुतिकरण भी एक कला कहलाती है कि किस तरह से कलात्मकता लेते हुए अध्यापक छात्र को अध्ययन करवा रहा है। नेक्स्ट अपनी है परिभाषा विधि। कुछ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए शब्द की परिभाषा बतलाना आवश्यक होता है, जैसे पुरुषार्थ, निर्वाण, ब्रह्मचारी, जात, कर्म आदि। इसके लिए बीच बीच में उदाहरणों का भी सहारा लिया जाता है। व्याख्यान करते समय यह उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी होती है। परिभाषा विधि उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमारी परिभाषा विधि है वह उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। अब नेक्स्ट है अपनी टीका विधि। अब टीका में क्या होता है? देखो, संस्कृत साहित्य में वेदों, शास्त्रों, काव्यों के स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से भाषा विद्वानों के द्वारा किसी भी विषय पर अपने उद्देश्य को लेते हुए सरल और बोधगम्य भाष्य अथवा टीकाएं लिखी जाती हैं। दुराहे काव्य शास्त्रों की व्याख्या करने में ये टीकाएं अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं। व्याख्या करने की यह प्राचीनतम विधि है, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखा गया यह समस्त जो साहित्य है वह इसी विधि में लिखा गया है। वेदों का सायण का भाष्य आचार्य शंकराचार्य। अब देखो, वेदों पर सायण का है ना, जो जितने भी हमारे वेद हैं उस पर किसका है? सायण का। आचार्य शंकर की गीता भाष्य और कालिदास की काव्यों पर मल्लीनाथ की टीका।
अब टीका का अर्थ क्या होता है, देखो टीका का अर्थ एक बार पुनः समझें। संस्कृत साहित्य में वेदों, शास्त्रों, काव्यों के काव्यों के स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से भाषा विद्वानों के द्वारा उन पर सरल और बोधगम्य भाष्य अथवा टीकाएं लिखी जाती हैं, है ना। कि देखो विद्वानों के द्वारा उन्हें सरल और बोधगम्य बनाने के लिए उन पर क्या लिखी जाती है, टीकाएं लिखी जाती हैं। दुरूहे काव्य शास्त्र की व्याख्या करने में ये टीकाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। व्याख्या करने की यह प्राचीनतम विधि है, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखा गया समस्त साहित्य इस विधि से लिखा गया है। जितना भी हमारा साहित्य वो इसी विधि से लिखा गया है। देखो वेदों पर सायण का भाष्य, आचार्य शंकर का गीता भाष्य और कालिदास के काव्यों पर मलिनाथ की टीका आदि, ये भाष्य या टीकाएं मूल विषय के अर्थ को समझने में परिपूर्ण हैं। संस्कृत के कठिन से कठिन शब्दों को समझने के लिए यह विधि सहायक और उच्च तथा उच्चतर छात्र छात्राओं के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। अब देखो संस्कृत शिक्षण के जो सोपान है अपने, मुख्य रूप से कौन कौन से सोपान हैं। अब ये तो देखो अपने कोई काम का नहीं है, इसको बिना मतलब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। यदि हम इसको पढ़ भी लेते हैं तो अपने विशेष रूप से जो काम में आने वाला है वो केवल और केवल विधियां हैं। वहां पर जो प्रश्न बनता है वो विधियों से रिलेटेड प्रश्न ही बनता है। ऐसे ही पद्य शिक्षण में देखिए, जैसे पद्य शिक्षण में क्या है, अब हमारे पद्य शिक्षण शुरू हो जाता है यहाँ से विद्वानों के द्वारा। ये तो जैसे मान लो अपन संस्कृत गद्य शिक्षण के अगर सोपान लिखते हैं तो ये जैसे हमने मान लो बीएड के अंतर्गत जो हमने लेसन प्लान वगैरह बनाए हैं तो ये हमारे वहाँ काम में आते हैं, है ना। लेसन प्लान वगैरह में हमारे काम में आते हैं। विद्वानों के द्वारा गद्य ही संस्कृत। अब देखो अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गद्य शिक्षण। ठीक है, हमने व्याकरण पढ़ ली, हमने गद्य पढ़ लिया, अब हमारा क्या है पद्य शिक्षण, है ना। अब क्या है पद्य शिक्षण। अब पद्य शिक्षण के अंतर्गत देखो क्या क्या आता है। विद्वानों के द्वारा पद्य को ही संस्कृत भाषा का आदि साहित्य माना जाता है। पद्य साहित्य को ही काव्य कहा जाता है तथा चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति पद्य का मुख्य उद्देश्य है। प्रतिभा संपन्न कवियों के द्वारा रचित काव्य का शिक्षण सामान्य नहीं है, इसलिए कहा गया है कि अरसिकेशय कवित्व निवेदन में माँ कुरु। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसका अर्थ क्या है। काव्य का अर्थ मानव चेतना संपन्न तथा संवेदनशील प्राणी है। मानव कैसा है, मानव कैसा प्राणी है, चेतना संपन्न व संवेदनशील प्राणी है। मानव कैसा है, संवेदनशील प्राणी है ना। कैसा है, संवेदनशील प्राणी है। उसका मन अपने शरीर पर पड़ने वाले सुख दुख प्रेम दया क्रोध, ठीक है, प्रेम दया क्रोध आशा से चलायमान होता है। ठीक है ना। और प्रकृति के प्रतिपल परिवर्तन होने वाले सौंदर्य मनोरम एवं विविध रूपों से भी भाव ग्रहण करता चलता है। काव्य के द्वारा मानव का भावात्मक विकास होता है। काव्य हमारी भावनाओं का क्या है, उत्सर्ग है। काव्य हमारी भावनाओं का क्या होता है, उत्सर्ग होता है। संस्कृत के आचार्यों की परिभाषा अलग अलग ढंग से दी गई हैं। देखो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, अलग अलग ढंग से जो परिभाषाएं दी। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य की परिभाषाएं अलग अलग ढंग से दी है। जैसे कविराज विश्वनाथ जी ने क्या कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य की संज्ञा दी गई है। अर्थात किसको दी गई है काव्य की संज्ञा, ये देखिए काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, ये देखो रसात्मक वाक्यम को ही काव्य की संज्ञा दी गई है। इसमें काव्य की आत्मा रस को माना गया है। अब देखो आनंदवर्धनाचार्य ने क्या कहा है, काव्य से आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि। काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि, अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियां ही काव्य की आत्मा है। आचार्य वमन ने रीतिर आत्मा काव्यस्य के द्वारा यह बताया है कि काव्य के लिए रीति अनिवार्य है। काव्य के लिए क्या अनिवार्य है, रीति अनिवार्य। तो इनको सबको हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, ये देखिए इनको सबको हम क्या कर लेंगे, आचार्य वमन ने क्या बताया है,
है ना, आचार्य ने क्या बताया, रीति बताया है, जगन्नाथ जी ने क्या बताया है ना, इन सबको क्या करेंगे, नोट डाउन कर ले, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं में से पूछ लेंगे हमसे ना। पंडित जगन्नाथ ने काव्य के लिए शब्द शक्ति मुख्य माना है और कहा है कि रमणी का अर्थ है प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। आचार्य मम्मट तद्रोषो शब्दार्थो सगुण वंकृति पुनः काव्यपि, अर्थात अदोष सगुण प्राय अलंकृत, पर यदा कदा अनलंकृत शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। आचार्य कुंतक ने क्या कहा, देखो, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर के वक्रोक्ति को काव्य का प्राण कहा है। वक्रोक्ति को क्या कहा है, काव्य का प्राण कहा है। ये देखिए, वक्रोक्ति को काव्य का प्राण कहा है। ठीक है। रमणीयता पर बल देते हुए भामा, रुद्रट और उद्भट ने अलंकार को ही काव्य की आत्मा माना है। एक प्रकार एक अच्छी कविता के लिए उसमें रस, अलंकार, ध्वनि, गुण, वक्रोक्ति, रमणीयता, सुंदर शब्दावली आदि सभी तत्व आवश्यक है। काव्य का प्रयोजन, संस्कृत साहित्य में काव्य का स्थान महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य में काव्य का स्थान, है ना। अब देखिए, हम प्रयोजन पढ़ रहे हैं। काव्य का स्थान क्या है, सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण स्थान है। और आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में कविता करने, पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति बताया। जैसे चतुर्वर्ग क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में नामक ग्रंथ में क्या कहा है, काव्य यश से अर्थ कृते व्यवहारे शीतवरे क्षये साधे पर निवृत्ते कांते सम्मित योपदेशे युजे, अर्थात काव्य का प्रयोजन यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, सद्व्यवहारी तथा अकल्याणकारी कार्यों से बचने हेतु एवं सद् परमानंद की अनुभूति के साथ साथ कांत सम्मत उपदेश देना होता है। पाठक की दृष्टि से भी कविता का प्रधान प्रयोजन लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति है। वह उसे रस विभोर कर सौंदर्य अनुभूति प्राप्त करवाती है। नैतिक गुणों का विकास करने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। आचार्य संस्कृत काव्यों की प्रथम किरण सर्वप्रथम ऋग्वेद में दिखाई देती है। पहली किरण कहाँ दिखाई देती है, ऋग्वेद में दिखाई देती है। ये देखिए, और सूक्ति अथवा मंत्र ऐसे होते हैं, प्रथम किरण कहाँ दिखाई देती है, ऋग्वेद में दिखाई देती है। और इसके अनेक सूक्त तथा मंत्र ऐसे हैं जो कवि प्रतिभा का सुंदर परिचय प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरे ब्राह्मण आदि में हरिश्चंद्रोपाख्यान व शून्यक्षेप की कथा आदि इसी सरणी के पोषक ऐतिहासिक पुराण काल में भी सुपर्णाध्याय नामक आख्यान काव्य तत्वों से परिपूर्ण महाकाव्यों की विकासात्मक परंपरा से महर्षि पाणिनि का नाम भी लिया जाता है। उन्होंने पाताल विजय और जामवती विजय नामक 2 महाकाव्य लिखे थे। ठीक है। महर्षि पाणिनि ने कौन कौन से लिखे थे, एक तो पाताल विजय और एक है अपनी जामवती। ठीक है। ये देखिए, पाताल विजय और जामवती नामक 2 काव्य इनके द्वारा लिखे गए थे। ठीक है भाई। अब देखिए, नेक्स्ट है, लौकिक संस्कृत में काव्य लिखने का क्रम वाल्मीकि के द्वारा प्रारंभ हुआ। आदि कवि ने जब कामातुर क्रौंच पक्षी के जोड़े में से व्याध के द्वारा क्रौंच को मार डालने पर क्रौंची के कातर स्वर विलाप को सुना तो उसमें रसासक्ति और हृदय में शोक तरंगिणी प्रवाहित हो उठा और अनायास उनके मुख से निकला, मां निषादे प्रतिष्ठा त्वम गमे शाश्वती समायत क्रौंचे मिथुना ने देखे वधेम। वाल्मीकि, अब देखो, संस्कृत काव्य परंपरा संस्कृत साहित्य के मुख्य निम्नलिखित हैं। देखिए, वाल्मीकि ने लिखी रामायण, वेद व्यास जी ने लिखी महाभारत, भगवत गीता और पुराण साहित्य। ऐसे कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम,
भारवी ने लिखी है किरातार्जुनीयम, अश्व घोष ने लिखी है बुद्धि चरित्रम, और ऐसे ही भट्टी ने लिखी है भट्टी काव्यम इत्यादि किसके द्वारा लिखे गए हैं, उनके सभी के नाम हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो है हमारा वह है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी गद्य शिक्षण विधियों पर चलते हैं अपन सीधे, इनके उद्देश्य वगैरह हैं। तो ये हमारे कोई काम के नहीं है। लय गति में गाया जाना, काव्य सौंदर्य की अनुभूति, छात्रों में सृजनात्मकता की योग्यता, है ना, और कवि के काव्यगत संदेश के परिचय प्राप्त करना, काव्य की रसानुभूति कराना, काव्य के व्यक्तित्व और काव्य के महत्व का परिचय करवाना, छात्रों में संस्कृत काव्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, छात्रों को काव्यगत सौंदर्य अनुभूति के लिए प्रेरित करना, लय गति से गाना, कल्पना तर्क शक्ति का बढ़ाना, है ना, इत्यादि बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। क्या इसमें अभिरुचि उत्पन्न करने के उपाय भी हैं, किस तरह से श्लोकों को कंठस्थीकरण करवाया जाता है ना, और सुभाषितों को कंठस्थीकरण करवाया जाता है, कक्षा में समवेत स्वर में सहस्वर वाचन का अध्ययन करवाया जाता है। तो ये सब चीजें हमारी जनरल चीजें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी हम इन चीजों को बता सकते हैं और इन चीजों का हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो मेन है वह है हमारी शिक्षण विधियां। मेन क्या है हमारी शिक्षण विधियां। तो देखो पद्य पाठ में 3 प्रकार की होती हैं शिक्षण विधियां, ठीक है। एक तो होती है सूचनात्मक पाठ होते हैं, एक होता है सुक्तात्मक और एक होता है रसात्मक, ठीक है। उक्त प्रकार के पद्य पाठों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। तो पहली अपनी अनुवाद विधि हो गई, ठीक है, दूसरी अपनी हो गई खंडान्वय विधि, तीसरी अपनी हो गई दंडान्वय विधि, चौथी अपनी यहाँ पर हो गई व्याख्यान विधि, और नेक्स्ट अपनी तुलना विधि है, और आगे अपन देखते हैं समीक्षा विधि। अब देखो अनुवाद विधि में क्या क्या आता है। अनुवाद विधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्राथमिक स्तर पर अन्वय के द्वारा पदों को, जो कठिन पद होते हैं, जो हमारे प्राथमिक स्तर होता है, मतलब जैसे छोटी कक्षा के जो छात्र होते हैं, जैसे मान लो 6ठी से प्रारंभ होती है संस्कृत पढ़ना, तो कक्षा 6 के का जो स्तर है, यहाँ हम प्राथमिक स्तर कह देंगे इसको। प्राथमिक स्तर पर अन्वय के द्वारा पद को समझना कठिन होता है, अतः अनुवाद विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अतः इसी परंपरागत विधि अथवा अर्थबोध विधि भी कहा जाता है, और इस विधि में छात्र नीरस व निष्क्रिय रहते हैं, और इसके अनुसार शिक्षक किसी श्लोक को स्वयं पढ़कर उसका अर्थ बताते हैं, अथवा छात्रों से श्लोक का वाचन करवाकर एवं उसकी सहायता करते हुए कभी कभी छात्रों के द्वारा भी अर्थ कहलवाते हैं। इससे पूर्व श्लोक में आए कठिन शब्दों का अर्थ मातृभाषा में बताया जाता है। शिक्षक इस विधि को पाठ्यक्रम पूरा करवाने की दृष्टि से अपनाते हैं। वस्तुतः यह काव्य शिक्षण की नीरस विधि है। इससे छात्र श्लोकों के अर्थ रटकर लिखने में सामर्थ्य अवश्य हो जाते हैं, किंतु इनके मुख्य भाव संरचना सौंदर्य की अनुभूति करने में छात्र असमर्थ रहते हैं। यह विधि अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय व शिक्षक सक्रिय रहते हैं। जैसे निम्नलिखित श्लोक को पढ़ा, जैसे क्या पढ़ा, टीचर ने श्लोक पढ़ दिया और श्लोक का अर्थ बता दिया, लेकिन बच्चे का उस पर ध्यान ही नहीं है। जैसे देखो, वशांसी की जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि यथा शरीर विहाय जीर्णानान्यः संयाति नवानि देह। शिक्षक उपरोक्त श्लोक का वाचन अथवा छात्रों से करवा करके वशांसी जीर्णानि विहाई आदि शब्दों का अर्थ बताते हुए जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक ऐसे ही हम आगे देखते हैं व्याख्यान विधि। इस विधि में शिक्षक एक एक शब्द की व्याख्या के साथ साथ श्लोक का अर्थ बताता है, और इसी के साथ में श्लोक की रचना शैली और कवि का परिचय, प्रसंग, संदर्भ, भावात्मक व विशेष बताया जाता है। विशेष में अलंकार, छंद आदि पर प्रभाव डाला गया जाता है, आदि पर क्या डाला जाता है, प्रभाव डाला जाता है। और इसी तरह से यदि कोई ऐतिहासिक घटना या अंतःकरण आदि किसी इस श्लोक से संबद्ध होती है तो इसमें उनके विषय में भी चर्चा अवश्य की जाती है। यह विधि उच्चतर स्तर के लिए उपयोगी और अनिवार्य विधि है। इसका प्रयोग उच्च माध्यमिक स्तर पर भी किया जाना अपेक्षित है। इस विधि से छात्र
इस विधि से पढ़ने पर छात्र को श्लोकों का भली भली समझ में तो आ ही जाता है और साथ ही संस्कृत साहित्य से संबंधित ज्ञान में भी वृद्धि होती है। उदाहरणतः अभिज्ञान शाकुंतलम का एक श्लोक प्रस्तुत है। शुश्रूषा गुरुवंदे प्रिय सखी वृत्ते से पत्नी जने भ्रातुम वि प्रकृति अपि रोषणतया मां स्मय प्रति पमगमः भूयिष्ठ भवय दक्षिणा परिजने भाग्येत्से नीनि किनि यन्त्येव गृहिणी पदमे यूतयो वामा कुलाध्यस्य। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान कवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ नाटक के चतुर्थ अंक से उद्धत है। अब ये कहाँ से लिया गया है हमको पता होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है और कौन सा अंक है? चौथे अंक की सर्वश्रेष्ठ रचना है। काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्य शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। देखो नाटकों में रम्य है जो है शकुंतला है ना, और जिसमें से ये कहा गया है कि उसमें से भी जो चौथा अंक है वह सर्वश्रेष्ठ है और चौथे अंक में से भी कौन श्रेष्ठ है? चौथे अंक में से भी जो चौथा श्लोक है वह श्रेष्ठ है, उसे हम क्या बता देंगे? श्रेष्ठ बता देंगे। अर्थात काव्यों में नाटक रम्य होते हैं और इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम और विशेष रमणीय है। इसमें इसका चतुर्थ अंक 4 श्लोक विशेष हैं। प्रस्तुत श्लोक उन 4 श्लोकों में से एक है और इस श्लोक में कालिदास ने सामाजिक व्यवहार का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। शकुंतला को विदा करते समय महर्षि कणव उसे उपदेश देते हैं और कहते हैं, जो महर्षि कर्ण है वे उपदेश देते हुए अपनी पुत्री को कहते हैं कि उनका यह उपदेश वधू जन के लिए गृहस्थ आश्रम में सानंद जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि अपने गुरुजनों, सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करना, सहपत्नी के साथ में प्रिय सखी सा व्यवहार करना और तिरस्कृत अथवा अपमानित होने पर भी क्रोध के कारण पति के प्रतिकूल न जाना, सेवकों के प्रति अत्यंत उदार रहना तथा अपने भाग्य पर गर्व न करना। मेरी सहपत्नी का ऐसा ऐश्वर्य है, मेरा नहीं है, इस प्रकार दुख न करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह स्वामिनी अथवा गृह लक्ष्मी का पद प्राप्त करती हैं तथा इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए अभिशापित होती हैं। तो इस तरह से अपनी पुत्री को समझाते हुए उन्होंने अपने घर पर भेजा। अब देखो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अपना जो चतुर्थ अंक है, देखो चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक है। इसमें शार्दुल विक्रीड़तम छंद है। सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्ति कुरुम। जो भी मतलब जैसे एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी पहले, है ना, अब सपत्नी मतलब जैसे तुम भी पत्नी हो और सामने वाली भी पत्नी है, तो उसके सुख को देख करके तुम दुखी मत होना, और यदि तुम ज्यादा सुखी हो और वो सुखी नहीं है तो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली भी तुम मत समझना। तो ये सारी बातें किसने बताई? ये सभी बातें कणु ने अपनी पुत्री को जाते समय बताई। ठीक है, इसमें निदर्शना अलंकार है क्योंकि यहाँ पर सपत्नी के प्रति प्रिय सखी के समान व्यवहार करने के लिए कहा गया है। संबंध न रहने वाली 2 वस्तुओं में संबंध को प्रकट करना ही निदर्शना का लक्षण है। यतेनेव ग्रहणी युक्तम। इस प्रथम चरण में वर्णित सामान्य से प्रथम 3 चरणों में वर्णित विशेष का समर्थन किया है, अतः अर्थांतर न्यास अलंकार है। वामाकुलाध्यस्य में रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों पर आश्रय का आरोप किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी है वह है दंडान्वय विधि। अब देखिए दंडान्वय विधि क्या होती है, यह भी हमें आना चाहिए। दंडान्वय विधि क्या है यह भी हमें आना चाहिए। अब देखिए काव्य शिक्षण में अन्वय का विशेष महत्व है। काव्य शिक्षण में किसका महत्व है? अन्वय का विशेष महत्व है। देखिए ये देखिए अन्वय। अब अन्वय क्या होता है हम इसको भी समझेंगे अभी। अन्वय का विशेष महत्व होता है इसमें श्लोक के अर्थ का साम्यक ज्ञान प्राप्त करना, जो हमारा जो सामक ज्ञान है उसको प्राप्त करना सरल हो जाता है। छात्र स्वयं अथवा शिक्षक की सहायता से सर्वप्रथम कविता में प्रधान वाक्य को ढूंढता है। सबसे पहले कविता में क्या ढूंढता है? वाक्य को ढूंढता है। जब अन्वयार्थ कर्ता, क्रिया और कर्म संबंधी प्रश्न किए जाते हैं
तब इस क्रिया को दंडान्वय विधि कहा जाता है। अब देखो दंडान्वय विधि कहते हैं, देखो कैसे दंडान्वय विधि होता है भाई, किसी भी चीज का यदि हमको अर्थ बताना है तो उससे रिलेटेड सारी बातें बताते हुए उस अर्थ को जब हम बताते हैं तो वही अन्वय कहलाता है ना। तो अब इसमें जब अपन अन्वय के लिए हम कर्ता को भी ढूंढेंगे, क्रिया को भी ढूंढेंगे, कर्म संबंधी प्रश्न भी यदि इसमें आएंगे तो इस क्रिया को दंडान्वय विधि कहते हैं। अन्वय प्रबोध में दंडान्वय और खंडान्वय द्वेदी अन्वय उच्यते, इस तरह से दो प्रकार के अन्वय बताए गए हैं, एक तो दंडान्वय और एक है खंडान्वय। ठीक है, संपूर्ण श्लोक को एक पूर्ण वाक्य में बदल देना ही दंडान्वय कहलाता है। और दंड का अर्थ गांठों वाला डंडा अर्थात दंड वाक्य का प्रतीक है। और अन्वय प्रबोध में दंडान्वय की परिभाषा इस प्रकार की गई है, आधे विशेषणामय योज्यमय विशेष तदांतरमय त्यक्त मान्य ये भूत्य पूर्व दंडान्वय भवेत। अर्थात इसी तरह से अब ये देखिए नेक्स्ट जो हमारी जो नेक्स्ट विधि है, इसके बाद में हम खंडान्वय विधि का भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दंडान्वय विधि मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आई होगी। देखिए दंडान्वय विधि करते समय सर्वप्रथम हमको क्या ढूंढने पड़ते हैं, उसमें विशेषण ढूंढने पड़ते हैं और उसके पश्चात उसको हम विशेष के साथ जोड़ देते हैं, है ना। इसके बाद में कत्वा नवुल ल्यप्य आदि प्रत्ययों को ढूंढा जाता है और इस प्रकार प्रधान वाक्य को ढूंढकर उसमें आश्रित वाक्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस तरह से संपूर्ण पाठ को एक वाक्य में बदलना ही दंडान्वय विधि है। जैसे निम्नलिखित श्लोक अगर अपन देखो, एक श्लोक मैं आपको बताती हूँ, येषाम ने विद्या ने तपो ने दानम ने ज्ञानम ने शीलम ने गुणों ने धर्म ते मृत्यु लोके भूये भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। अब देखो इसमें क्या है, जिसके पास न विद्या है, न धन है, न तप है, न दान है, न शील है ना, ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वह इस धरती पर केवल जानवर के समान ही अपना जीवन यापन कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो इस श्लोक में कर्ता कौन हो गया बताओ। अभी मैंने मान लो इस श्लोक को आपके सामने मैंने वैसे ही सुना दिया आपको, ये श्लोक है ना, ये समझाने के लिए दंडान्वय विधि। अब इसमें कर्ता कौन है, मृग मतलब पशु है इसमें कर्ता। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो अपन आगे चलते हैं, जलेन के वारी तम शक्य हुत भूके है इसमें। अब हुत भूके केन वार्य तुम शक्य जलेन, है ना। ऐसे ही छात्रेण का निवार्य तुम शक्य सूर्य ताप है। तो इस तरह से हमको एक दूसरे से जोड़ करके इसमें से देखो कर्ता क्रिया, है ना, कर्ता क्रिया कारक इत्यादि को निकालते हुए हमको क्या करना होता है, इस विधि को हमको बताना होता है। कर्ता क्रिया और है ना कर्ता से संबंधित और कर्म से संबंधित प्रश्न करते हुए, है ना, इस विधि को हमको समझाना होता है। और जो दंडान्वय विधि है, अब जैसे मान लो दंडान्वय विधि है और इसी तरह से हम खंडान्वय विधि का भी हम नेक्स्ट उसमें अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ खंडान्वय विधि के बारे में भी, लेकिन हम इसको जब अध्ययन करेंगे तो नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें हम खंडान्वय विधि का अध्ययन करेंगे। काव्य शिक्षण की इस विधि में भी अन्वय करवाने हेतु सर्वप्रथम प्रधान वाक्य को ढूंढा जाता है, किंतु जहां दंडान्वय विधि में प्रश्न व्याकरण संबंधी होते हैं वहां खंडान्वय विधि में भी प्रश्न पाठ्य विषय पर आधारित होते हैं। देखो दंडान्वय विधि में तो क्या होते हैं, ग्रामर से अपन रिलेटेड प्रश्न बनाते हैं, है ना, इसमें भी हम अन्वय करवाते हैं। लेकिन खंडान्वय विधि जब हम करते हैं तो जो हमारे पास में टॉपिक है उस टॉपिक में से हम क्या निकालते हैं, प्रश्न निकालते हैं, प्रश्नों पर आधारित होती हैं। ठीक है ना। ऐसे ही साहित्यिक अर्थ रखते हैं तथा संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कै कम केन कस्मै का प्रयोग करके इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तथा विशेषणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कथ्य भूतमय कथ्य भूतय की दृश्य आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कदा कुत्र कथम किमर्थम कुतः आदि का प्रयोग कर क्रमशः क्रिया और क्रिया विशेषणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और अन्वय प्रबोध में खंडान्वय की परिभाषा इस प्रकार से बताई है, कृत्रिक्रमे क्रियास्त वाच्य लोके है योजस तपः परम है किमो रूपमे रूपस्तृतीयो नियोजितु में त्यक्ते तुमुनय त्वक्त है कर्म विभूषण में खंडान में पुनः प्रश्न में जयते प्रयोजते। तो ये मैंने वैसे ही आपको एक छोटा सा वैसे ही समझा दिया। अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत हम खंडान्वय विधि का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों मैंने आपके लिए जो इतना सारा मटेरियल इकट्ठा करके एक जगह आपको जो दिया है, यदि आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें तथा
इससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। तो अब अपने परीक्षा के कोई बहुत दूर दिन नहीं है, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई हैं। वैसे तो देखो एक आध बार सबने ही रीट की परीक्षाएं दे रखी होंगी, तो ये एकमात्र अपना रिवीजन कार्य है। अपन केवल इसको पढ़ने से ही हमको ये सीखना है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। बस पढ़ना है अपन को, तो अपना वीडियो चला के रख लो, तो आपको सुनता रहेगा, तो उसमें भी आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।